हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इकोनॉमिक्स के आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूटिलिटी, उपयोगिता के बारे में। बिना बात के सीधा टॉपिक चालू करते हैं। समय कम है और मेहनत बहुत सारा आपको करना है। अभी एमसीक्यू खूब सारे प्रैक्टिस करने हैं। अभी तक के सारे सिलेबस आपके कवर हो जाने चाहिए थे। सिर्फ आप उसी वक्त को एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करना है और जब भी कोई नया एमसीक्यू दिखता होगा तो उससे रिलेटेड जो भी नियम, जो भी कॉन्सेप्ट दिखता है उसको पढ़ाई करके फटाफट खत्म करें। तो आओ चालू करते हैं। यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। इसका क्या मतलब होता है? जब आप किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, जब आप किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होता है, जो जो उससे मिलने वाला संतुष्टि होती है, उसी सेटिस्फेक्शन लेवल को, उसी संतुष्टि के प्रमाप को बोला जाता है उपयोगिता। तो जब भी आप किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं और जो तुमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, जो अच्छा सा लग रहा होगा, उसको बोला जाता है यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ रोटी खाया या फ्रूट्स खाए या कोई मिल्क पिया या एक गिलास पानी पिया आपने, और जो भी तुमको सेटिस्फेक्शन लेवल मिला, उसी सेटिस्फेक्शन को नापा जाता है यूटिलिटी से। ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझसे जो पढ़ रहे हो ये भी आप कंज्यूम कर रहे हो, सर्विस कंज्यूम कर रहे हो। और इफ आपको समझ में आ रहा है तो आप बोलोगे सर अब मुझे आपकी क्लास से यूटिलिटी मिल रही है, उपयोगिता मिल रही है। ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? यूटिलिटी मीन्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर of a commodity. In other words, utility is the ability of goods or services to satisfy the human want. उपयोगिता से आशय किसी वस्तु या सेवा के मानव आवश्यकता एवं इच्छाओं को संतुष्ट करने की क्षमता। तो जिस भी गुड्स को कंज्यूम करने से आपका सेटिस्फेक्शन पूरा होगा, मतलब उसके अंदर यूटिलिटी पावर है, उसके अंदर क्षमता है। आगे, मेजर्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता को कैसे मापा जाता है भैया? उपयोगिता को कैसे मापा जाता है? जैसे कि मैं बोला कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो बताओ कितनी अच्छी लगी। तो आप बोलोगे सर 10 आउट ऑफ 10। अगर 1 से लेकर 10 तक मैं मार्क्स देना है मुझे तो 10 आउट ऑफ 10। सर अच्छा नहीं लगा तो 2 और 3 मिलता है आपको 10 के हिसाब से। तो अगर आप अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को नंबर्स में, नंबर्स न्यूमेरिकल नंबर्स में, अंक गणित में माप सकते हो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को, तो उसको बोला जाता है क्या? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। गुणवत्ता या परिमाणात्मक मापन। कार्डिनल कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी। अगर आप नंबर्स में चेक कर सकते हो, नंबर्स में नाप सकते हो, तो उसको बोलते हैं गणात्मक। कार्डिनल अप्रोच ऑफ द अज्यूम दैट द यूटिलिटी कैन बी मेजर न्यूमेरिकली इन यूनिट इज कॉल्ड यूटिल्स। कार्डिनल दृष्टिकोण से के अनुसार उपयोगिता को यूटिल्स नामक संख्यात्मक इकाइयों से नापा जाता है। यूटिल्स क्या बोलना चाहता है? जैसे मैं बोला कि 2 kg, 5 kg, 1 लीटर, 5 मीटर, वैसे आप बोलोगे 10 यूटिल्स मिला। आप क्या बोलोगे? 10 यूटिल्स मिला। तो अगर आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को, जो आपने कंज्यूम किया था, उसको अगर आप नंबर्स में नाप के बता रहे हो तो उसको कार्डिनल, नंबर्स में नापना है तो कार्डिनल, बस इतना याद रखना। और ऑर्डिनल का मतलब होता है कि नंबर्स में आप नहीं नाप सकते, आप उसको अच्छा, बुरा, लो, हाई, रैंक वाइज दोगे, नंबर्स वाइज नहीं दोगे। यहाँ पर लिखा हुआ ऑर्डिनल अप्रोच स्टेट दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर्स में नहीं माना जाता, but consumer can rank their high, low, medium, top, अच्छा, बुरा। अगर इस तरीके से बांटोगे तो उसको बोला जाता है ऑर्डिनल, क्रमवाचक। ठीक है। रैंक के नाम से अगर नंबर्स बोलेगा तो कार्डिनल, रैंक बोलेगा तो ऑर्डिनल। ओके सर, ये उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। अब ये कुल उपयोगिता क्या होता है, सीमांत उपयोगिता क्या होता है, इसके बारे में अगर हम समझते हैं तो जैसे आपने 1 गिलास पानी पिया, ठीक है, आपने 1 गिलास पानी पिया, तो जो तुमको यूटिलिटी मिलता है वो 10 का मिला। दूसरा गिलास पानी पिया, दोबारा फिर 1 गिलास और पानी पिया, तो क्या अब की बार सेम यूटिलिटी मिलेगा, उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं सर, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन कम होगा क्योंकि प्यास तो बुझ चुकी है थोड़ा सा। तो आप बोले कि अब मुझे कितने का यूटिलिटी मिलता है? 8 का। फिर ये सेकंड से ना, 2 से नहीं, सेकंड से है। फिर आपने एक और गिलास पानी पिया, तो क्या अभी भी आपको सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? नहीं सर, 2 गिलास पानी पी चुका था, मन भर चुका था, फिर भी 1 गिलास और पानी पी लिया, तो अब मुझे मिल रहा है कितने का यूटिलिटी? 4 की यूटिलिटी मिल रही है। और अगर चौथा गिलास भी पानी पियोगे तो बोलेगे सर अब तो प्यास ही नहीं लग रहा था, जबरदस्ती मैंने पानी पी लिया, या कोई रोटी खा ली जबरदस्ती का चौथा, तो मुझे यूटिलिटी नहीं मिला।
ठीक है। और अगर उसके बाद भी अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपकी यूटिलिटी हो जाएगी नेगेटिव में, तो जो आप खा रहोगे वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होता है कि जब भी आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो जितना आपको मिल रहा है कंज्यूम करने से उसको बोला जाता है यूटिलिटी। और आपको पढ़ना है टोटल यूटिलिटी, मतलब अगर जोड़ देता हूं तो एक गिलास से मुझे 10 मिला था, 2 गिलास पानी पीने से मुझे मिला 18 का, ये टोटल यूटिलिटी। 3 गिलास पानी पीने से मुझे मिला 22 का, टोटल यूटिलिटी। 4 गिलास पानी पीने से मुझे मिला 22 का, टोटल यूटिलिटी। और उसके बाद करूंगा तो 20 हो जाएगा, ये टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, आओ समझो। Total utility refers to the total satisfaction obtained by a consumer for a consuming a given quantity of the commodity। मतलब किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि को, जितना तुमको सेटिस्फेक्शन मिला, अगर सबको मैं जोड़ते जाता हूं तो उसको बोला जाता है टोटल यूटिलिटी। तो सर ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल को, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा मिला उसको मार्जिनल बोला जाता है। कैसे 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 भैया, आओ तुमको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्वांटिटी। आप 0 रोटी खाए, 1 खाए, 2 खाए, 3, 4, 5, 6, टोटल यूटिलिटी आपको कितना मिल रहा है? 0, 8, 14, 18, 20, ठीक है। अब ये टोटल यूटिलिटी के नंबर है। सर ये टोटल यूटिलिटी का नंबर का क्या मतलब है कि ये ना इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, 20 के अंदर 4 है। तो मैं पूछता हूँ तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? तो पहला 0, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? तो ये 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा। फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? 18 और 14 के बीच में कितना बचता है? 4। आपको ऐसे माइनस करते जाना है, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर कितना आएगा? -2, -2। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि कुल उपयोगिता क्या होती है, जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला सबको जोड़ते जाओगे तो टोटल। अब अगला एडिशनल यूनिट में से पहले वाले यूनिट को माइनस करोगे, मतलब टोटल यूटिलिटी में से माइनस होगा टोटल यूटिलिटी। कौन सा वाला? अगर अभी 4 है तो उसको 3 से माइनस करना पड़ेगा। देखो 4 है तो उसको ऊपर वाले से माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल यूटिलिटी अगर n है तो टोटल यूटिलिटी n-1 से। अगर टोटल यूटिलिटी यहाँ पर मैं रखता हूँ 5, तो टोटल यूटिलिटी 5 माइनस 1 इजिकल टू 4 से माइनस करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको आगे चल के दिख रहा है। मार्जिनल का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट से कंज्यूम करने से जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला, अतिरिक्त सॉरी अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से जो अतिरिक्त सेटिस्फेक्शन मिलता है, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी को बोला जाता है मार्जिनल। ठीक है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है वो बताने बोल रहा है। इनके बीच में क्या रिलेशन है, आओ मैं तुमको इसका रिलेशन दिखाता हूँ। टीयू और एमयू के बीच में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखना सर। देखो टीयू और एमयू के बीच में क्या रिलेशन दिखता है। टोटल यूटिलिटी देखो बढ़ रहा है, एक टाइम के बाद रुक गया, फिर कम हो गया। हाँ सर, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, एक टाइम के बाद कम हो गया, उसके बाद क्या हो गया? माइनस हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी भी देखो क्या हो रहा है, 0 से 8 बढ़ा, फिर क्या हो गया? कम हो गया, फिर कम होने जगह फिर 0 आ गया, फिर नेगेटिव आ गया। तो अगर अब मैं आपको ध्यान से बताऊं तो टोटल यूटिलिटी, ये कोई भी चैप्टर में काम आएगा, ध्यान से सुनना। टोटल यूटिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, यूटिलिटी को भी काट देता हूं मैं, आपको थोड़ा सा सिंपल करता हूं ताकि बाकी चैप्टर में भी काम आएगा। अगर टोटल आपका बढ़ रहा है, कौन सा रेट से? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। कुल अगर बढ़ रहा है, टोटल अगर बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, 2 का 8, 8 का 24, मतलब तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज होगा। अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है और फास्ट बढ़ रहा है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, वृद्धि हो रहा है वृद्धि की दर से, तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा। वहीं अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है लेकिन स्लो बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन स्लो बढ़ रहा है, 2 से 8,
8 से 5, 5 से 6, अब स्लो बढ़ रहा है। इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, बढ़ रहा है बट स्लो बढ़ रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा। ये कोई भी चैप्टर में लगता है, तो यूटिलिटी को हटाकर बस हमको कॉस्ट करना पड़ता है, ये रेवेन्यू करना पड़ेगा। सो टोटल यूटिलिटी अगर बढ़ रहा है, टोटल बढ़ रहा है, कौन से रेट से? फास्टर रेट से बढ़ रहा है, तो मार्जिनल भी बढ़ेगा। टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है बट स्लो रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा और नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम जहां टोटल यूटिलिटी होगा वहां मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा। और जहां टोटल यूटिलिटी गिरने वाला आ जाएगा, माइनस में होगा, माइनस नहीं, अगर टोटल यूटिलिटी कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में आ जाएगा। सर क्या क्या बता दी, आओ दिखाता हूं मैं तुमको क्या क्या बता दी। टीयू इंक्रीज सो लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। अगर टीयू बढ़ रहा है, तेज बढ़ रहा है, तो एमयू पॉजिटिव रहेगा, जब तक ये बढ़ता रहेगा पॉजिटिव रहेगा। एमयू जीरो हो जाएगा जब टीयू क्या होगा, मैक्सिमम। अगर टोटल यूटिलिटी 20 का 20 मैक्सिमम होगा, तो एमयू क्या हो जाएगा, जीरो। एमयू नेगेटिव हो जाएगा जब टोटल यूटिलिटी क्या होगा, गिरेगा। जब टोटल यूटिलिटी गिर रहा होगा, तो एमयू नेगेटिव में आ जाएगा। ये देखो, टोटल यूटिलिटी 20 का 18 हुआ, माइनस में तो नहीं है, कम हुआ ना, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना। डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज दैट द टीयू इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। देखो, एमयू जो कम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो गिरता है, उसके पीछे का कारण होता है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से। ये लाइन बहुत काम का है तुम्हारे लिए। मैं तुमसे पूछता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। मैं बोला टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, बढ़ रहा है लेकिन मल्टीपल तेज से बढ़ रहा है, एमयू भी बढ़ेगा। अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है लेकिन स्लो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, तब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा। और जब टोटल यूटिलिटी ही गिरने लगेगा, माइनस नहीं ना, कम हो रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। इन रिलेशंस को याद रखना है, बहुत काम आएगा। आओ चेक करो, कंज्यूम है जीरो, टोटल यूटिलिटी सब दिया हुआ है, मैं यहाँ निकालता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी। देखेंगे ध्यान से, पहला आएगा जीरो, दूसरा आएगा 15 में से जीरो जाएगा 15, 28 में से 15 जाएगा 8 में से 5 3, और एक बच रहा है क्या, 28 में से 15 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 3, हाँ 13, ठीक है। इसके बाद 40 में से 28 जाएगा तो 12, 51 में से ये जाएगा तो 11, 61 में से ये जाएगा तो 10। बस आपको इसको आपस में माइनस करना है सर, इसको आपस में माइनस करना है। अगर आपस में माइनस करूंगा तो एमयू निकल जाएगा। लेकिन भैया अगर मैं बोल देता हूँ चलो टीयू निकालो, और ये नहीं दिया होगा, न्यूमेरिकल में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो एडिशनल यूनिट में से, आने वाले यूनिट में से पहले वाले को माइनस करना। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया, तुमको ऐसा करने बोलेगा, तो टीयू निकालना जीरो, फिर इसको इसको क्रॉस जोड़ देना, फिर इसको क्रॉस जोड़ देना, फिर इसको क्रॉस जोड़ देना, ये भी क्रॉस जुड़ेगा, ये भी क्रॉस जुड़ेगा। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि सर अगर क्वेश्चन हमको क्या पूछता है, आपको क्वेश्चन पूछता है टीयू से एमयू निकालो, तो आपको क्या करना है, माइनस। कैसे माइनस करना है, आपस में माइनस करना है, आपस में माइनस करना है, म्यूचुअली माइनस करना है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं एमयू में से तुमको क्या निकालना है, टीयू निकालना है, एमयू से टीयू निकालना है, तो क्या करना है, प्लस करना है। कैसे प्लस करना है, क्रॉस प्लस करना है, क्रॉस प्लस करना है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसी प्रकार से 15 नंबर के इकोनॉमिक्स में बनता है, तो यहाँ से चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वो टोटल से मार्जिनल जाने के लिए ऐसे माइनस किए सर, और मार्जिनल से टोटल में जाने के लिए ऐसे क्रॉस किए सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस सर, बहुत काम कर सर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीजी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, 12th 11th में और बीकॉम में हर जगह पर आता है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एक के बाद एक आप जैसे किसी गुड्स के कमोडिटी को कंज्यूम करने लगोगे, एक के बाद एक जैसे किसी वस्तु का उपभोग करने लगोगे,
तो जो तुमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो धीरे 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 कम होने लग जाएगा। किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अज्यूम करो आप किसी पार्टी में गए हो, बहुत सारा बुफे रखा हुआ है खाने का, आपने जो आप सुबह से कुछ खाया नहीं हो, आप पहुंचे पार्टी में, आज बड़ा मजा आएगा खाने के लिए, तो जैसे आप कोई पहला डिश उठा खाओगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। या सुबह से आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो और बहुत प्यासे थे, घर आकर पानी जैसे पहला ग्लास पियोगे, बहुत ज्यादा आनंद मिलने वाला, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। फिर जैसे अब तुम धीरे धीरे और कमोडिटी को कंज्यूम करने लगोगे, सेम कमोडिटी को फिर से खाने लगोगे, सेम कमोडिटी को फिर से कंज्यूम करने लगोगे, तो जो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो जैसे हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। हम सुबह से भूखे हैं, घर जाकर खाना खाएंगे, पहला नहीं वाला खाएंगे तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर जैसे जैसे खाते जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन मेरा कम होते जाएगा, एक टाइम आएगा सेटिस्फेक्शन जीरो हो जाएगा, फिर सेटिस्फेक्शन माइनस हो जाएगा। इसी चीज को इन्होंने लॉ का नाम दे दिया है। देखो, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट a consumer consume more and more unit of a commodity continuously in the marginal utility obtained from the each additional unit gradually decrease। एक के बाद एक खाओगे तो मिलने वाला जो मार्जिनल है वो धीरे से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है कि जब किसी उपभोक्ता किसी वस्तु की लगातार अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता है, तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिता क्या होती है, क्रमशः घटते जाती है। तो जो तुम्हारा मार्जिनल है ना, जो बीच का डिफरेंस जो एक के पीछे मिल रहा है, एक एडिशनल से, वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। कौन लाया था इसको, मार्शल ने लाया था। ठीक है, लेकिन ये जो लॉ है, किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, उसका जो मार्जिनल है, जो सीमांत है, वो धीरे धीरे कम होता है। ये नियम लगाएंगे तब जब इसके पीछे आपको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, कुछ मान्यताएं लेने पड़ेंगी। पहला मान्यता ये होगा कि भैया जब तुम एक कमोडिटी को कंज्यूम करे, फिर जो अगला कमोडिटी कंज्यूम करे उसके बीच में टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली कंज्यूम करना है। फिर दूसरा, आपको स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करना है, मानक इकाई। जैसे चाय पी रहे होगे तो कप में, पानी पी रहे होगे तो ग्लास में, रोटी खा रहे होगे तो रोटी का साइज, वो बचपन में जो हम लोग खिलौने टाइप का छोटा सा रोटी बनाते थे खाने के लिए, वैसा वाला साइज नहीं, तो सबका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। तो बोलता है कि कंजम्पशन कंटिन्यू होगा तब ये लॉ लगेगा, हाँ लगातार होना चाहिए। यूनिट कंज्यूम आर आइडेंटिकल, एक जैसा यूनिट होना चाहिए। पहला कप, आप पहला चम्मच पिए आप चाय एक चम्मच से, दूसरा पी रहे हो एक कप से, तो सेकंड वाले में ज्यादा मिल जाएगा, तो लॉ नहीं लगता। लॉ बोलता है कि नहीं, आपको कम होते रहना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करना है, कंटिन्यूसली कंज्यूम करना है। कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। रेशनल मतलब विवेकपूर्ण होना चाहिए, मतलब उसका दिमाग ठीक होना चाहिए। अगर वो पागल टाइप का आदमी है या उसका दिमाग बराबर नहीं चलता, बोलता है नहीं मैं ज्यादा खाता हूँ तो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं अगला खाऊंगा तो मुझे और अच्छा लगेगा, और चाहिए और चाहिए, तो यहाँ से ठीक होना चाहिए वो, तो वैसे लोगों के लिए लॉ लगेगा। चौथा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन अनचेंज, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होना चाहिए। जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका टेस्ट नहीं था, उसके बाद कंज्यूम कर रहे हो तो नहीं मेरे का टेस्ट आ गया है, या मुझे ये सामान पसंद है। जैसे कई लोगों को क्या होता है, पार्टी में जाते हैं तो गुलाब जामुन बहुत पसंद होता है, ऐसे कंडीशन में वो पहला गुलाब जामुन खाते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जब तक वो 10-12 नहीं खा लेते तब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ना। तो उन लोग क्या करते हैं कि भैया लगातार जब वो खाने लग जाते हैं तो उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, और मजा आ रहा, और खाऊंगा, और मजा आएगा, और खाऊंगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस नहीं होना चाहिए। लाइक अल्कोहल भी वैसी होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप पीते जाओगे तो उसका जो सेटिस्फेक्शन वो कम नहीं होता, वो बढ़ता है, तो वो सारा चीज इसमें नहीं आना चाहिए। इनकम एंड प्राइस रिमेन अनचेंज, आपका कीमत और उसका वस्तु का कीमत जो हो और आपका इनकम भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो लॉ क्या बोलता है, मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी बोलता है लॉ कि भैया आप कभी भी किसी गुड्स को कंज्यूम करते हो तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता है, बट इसके लिए आपको स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करना है, कंटिन्यूसली कंज्यूम करना है, आपका ये ठीक होना चाहिए, उसको रेशनल विवेकशील बोला जाता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इनकम भी चेंज नहीं होना चाहिए। आगे, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र भी बोलते हैं। इनडिफरेंस कर्व होता है कि जब आप किसी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को सेट करें और उससे जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है वो हर बार सेम होना चाहिए। इनडिफरेंस करूंगा, तट पर स्थित तटस्थ, इनडिफरेंस, डिफरेंस नहीं है, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस को बताने के लिए मैं आपको पहले यहां लेके जाता हूं, चलो।
डॉक्टर ने आपको बोला कि कोई भी 2 फ्रूट्स खाना है, 1 नहीं खाना है, 4 नहीं खाना है, कोई भी 2 फ्रूट्स खाना है, ठीक है? लेकिन वो दोनों फ्रूट्स से तुमको जो सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, वो लाइक मैं दवाई के फॉर्म में रख ले देता हूँ, तो उसको मैं कुछ एमजी में मिलना चाहिए, 100 एमजी मिलना चाहिए। या फिर मिनरल्स बोल दो या विटामिन्स बोल दो या प्रोटीन तो नहीं, विटामिन्स मिल जाए, है तो विटामिन्स आपको 100 एमजी मिलना चाहिए। देखो क्या किया, आपको बोला कि भैया तुमको एप्पल खाना है और ऑरेंज खाना है, ठीक है? तो आपको बोला कि कुछ भी करो कि आपको 100 एमजी आपके बॉडी में जाना चाहिए विटामिन, ठीक है? ओके, तो क्या किया इसने, बोला कि एक एप्पल लूंगा और 12 ऑरेंज लूंगा तो मुझे सेम मिलेगा, मतलब 100। ऐसे ही रख रहा हूँ, आप लोग इसमें कमेंट करके मानना नहीं इसमें तो एमजी नहीं मिलता, भैया समझाने के लिए रखा हूँ, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह ले, ठीक है? अब 2 एप्पल लो और ऑरेंज को कम कर दो, एप्पल को बढ़ा दो, तो भी मुझे कितना मिलेगा, 100 एमजी। उसके बाद या तो 3 एप्पल ले लो या फिर 5 ऑरेंज ले लो, तो भी कितना मिलेगा, 100 एमजी। या फिर बोले कि नहीं नहीं मुझे एप्पल ज्यादा चाहिए ऑरेंज कम चाहिए, भैया ऐसा नहीं हो सकता कि इसको बढ़ा देता हूँ और इसको बढ़ा देता हूँ तो वो बढ़ जाएगा ना। तो वो बोल रहा है कि दो कमोडिटी को इस तरह से सेट करो, एक ज्यादा करो तो एक कम करो, एक ज्यादा करो तो एक कम करो, कॉम्बिनेशन ऐसा सेट करो कि जो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बताओ तुम्हारे लिए कौन सा बेनिफिट है, कौन सा कॉम्बिनेशन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है? आप बोलोगे सर कैसी बात करते हो, सब में तो सेम मिल रहा, कुछ भी खाऊंगा तो 100 एमजी तो बॉडी में जा रहा है। तो भैया कुछ भी खा लो सभी में सेम है, तो मतलब तुम क्या हो, इन डिफरेंस हो, तुम क्या हो, इन डिफरेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक फ्रूट का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वही मिलेगा। नहीं नहीं मुझे ये चाहिए तो तू ये ले ले, तेरे को भी सेम मिलेगा। इसी को बोला जाता है इन डिफरेंस, इन डिफरेंस, ठीक है? देखो क्या कहता है, एन इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व शोइंग, अच्छा कर्व के बारे में बट वो कर्व भी बना देंगे। एन इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब उसी को जब हम लोग कर्व बनाएंगे, जब उसी को हम कर्व बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से कर्व मिलेगा, कर्व मिलेगा। तो जब सभी 2 गुड्स से बनेगा ये, एक में कितना था, 1 और 12 था, अगर यहाँ पर 1 और 12 लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पर 2 और 8 लिख लेता हूँ, तो जो भी आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है वो सेम टू सेम मिलेगा, तो उसी को इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है, ठीक है? इसी टेबल को अगर मैं कर्व में खींचूंगा तो इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। आगे प्रॉपर्टीज, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप होता है। देखो अगर आपको मेरा इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो याद होगा तो मैं बताया था कोई भी कर्व नीचे गिरने का एक ही कारण होता है, क्या तुम्हारे को पता है? किसी भी कर्व में किसी भी चैप्टर में अगर वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो उसके पीछे एक ही कारण होता है, एक बढ़ेगा और एक कम होगा। एप्पल बढ़ेगा तो ऑरेंज कम होगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगा। ऐसा कहीं पर भी अगर एक नंबर बढ़ रहा है एक नंबर कम हो रहा है तो पक्का वो स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड ही होगा। तो बोलता है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है, इसी को नकारात्मक ढाल भी बोला जाता है, ठीक है? दूसरा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इस ढाल को क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओके सर, उत्तल होता है, ठीक है? ये सब याद रखना है। हायर आईसी रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जैसे आईसी कर्व जो होता है इंडिफरेंस कर्व होता है, ऐसे 3 4 बना लेते हैं। तो जो ज्यादा हायर आईसी कर्व होगा वो तुमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, एक अच्छे कीवी कीवर्ड जो निकालने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, वो मैंने रखा हुआ है, ठीक है? एंड टू आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट मतलब 2 आईसी कर्व होंगे तो एक दूसरे को ऐसे काटते नहीं है, ऐसा कटता नहीं है ये। आईसी कर्व क्या होता है कि 2 कोविड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा ऑल कॉम्बिनेशन में, दैट्स इट सर। वो कैसे होता है, नीचे की ओर होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, 2 आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, काटते नहीं। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में काउंट होता है, जैसे वो लॉ था तुम्हारा। सिमिलरली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल अपने तरीके से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर लॉ पढ़ेंगे, एग्जाम्पल कुछ लूंगा जिससे आपको क्लियर कर पाऊँ। सुनना, आपके पास एक प्लेट है, इसमें बहुत सारी मिठाई रखी हुई है, ठीक है सर? मेरे पास एक प्लेट है और इसमें बहुत सारे मिठाई रखे हुए हैं। एक और प्लेट है सामने वाले के पास, उसके पास भी कुछ मिठाई रखी हुई है ना? मान लो ये एक मिठाई है, एक मिठाई है, आपको
अब आपके पास ये बहुत सारा मिठाई है तो आपको चाहिए ये वाली मिठाई। मान लो इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं। तो आपके पास ये बहुत सारी मिठाई, आपको चाहिए वो वाला। तो सामने वाला बोलता है, जैसे इसमें बहुत सारे पेड़े रखे हुए हैं और उसके पास अगर गुलाब जामुन रखा हुआ है, तो आप बोले कि एक गुलाब जामुन मुझे दे दो, मैं उसके बदले आपको कितना दूंगा, 4 पेड़े दे दूंगा। क्योंकि ये आपके पास बहुत ज्यादा है, और क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा तो इसकी वैल्यू तुम्हारे लिए कम है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुमको चाहिए रहेगा। ठीक है, तो तुम बोले एक गुलाब जामुन के बदले मैं तुमको 4 या 5 पेड़े दे दूंगा। तो तुम एक के बदले कितना देने के लिए तैयार हो? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक गेन करने के लिए तुम कितना सेक्रीफाइस करने वाले हो, उसी को बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो शुरू में तो तुम बहुत ज्यादा देने के लिए तैयार होगे। ठीक है, तो 5 पेड़े ले जाओ भैया, लेकिन मुझे एक गुलाब जामुन दे दो। ओके सर। अब एक और गुलाब जामुन दे दो, उसके बदले आप कितना, तो अब तुम्हारे पास से तो कुछ कम हो गए, तुम्हारे पास से कम हो गए, तो तुम्हारे प्लेट में कम हो गया। अब तुम एक और गेन लेने के लिए, वो पहला जो इंटरेस्ट था वो तो कम हो जाएगा। दोबारा एक और गेन लेने के लिए आप कितना सेक्रीफाइस करोगे? ज्यादा सेक्रीफाइस करोगे कि कम सेक्रीफाइस करोगे? क्योंकि तुम्हारे पास एक आ चुका है, एक टेस्ट तुमने ले चुका है, तुम्हारे प्लेट से ऑलरेडी पेड़े कम हो चुके हैं। ऐसे कंडीशन में तुम क्या करोगे? अगली बार जब तुम सब्स्टिट्यूशन के लिए सेक्रीफाइस करोगे तो कम सेक्रीफाइस करोगे, भैया मैं 3 ही दूंगा कि मान में कितना दूंगा, 3 दूंगा, उसके बाद लेके दे दो, चलो एक और मिल गया। तुम्हारे पास 2 गुलाब जामुन आ गए, उनकी संख्या बढ़ गई है और पेड़ों की संख्या कम होते जा रही है। फिर अगली बार एक और अगर तुमको गुलाब जामुन चाहिए रहेगा, तो तुम अगली बार सब्स्टिट्यूशन करने का जो रेट होगा वो रेट और कम हो जाएगा। बोलेगा नहीं, अब एक के बदले एक दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 खा चुका है, प्लस मेरे पास पेड़े भी खत्म होते जा रहे हैं। तो इसी टॉपिक को बोला जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बच्चों के लिए मैंने ऐसे निकाला हुआ था ताकि मैं समझा पाऊं। तो देखो, सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन करने की दर निकालना है। किस रेट से तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, किस रेट से तुम सब्स्टिट्यूट करोगे? आओ पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये एग्जाम्पल ऐसे ही है, कोई रियलिटी नहीं है, बट हाँ इससे मैं थोड़ा सा समझा पाता हूँ कि क्या कहना चाहता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आओ चेक करते हैं। MRS, marginal rate of substitution, is the rate at which a consumer is willing to sacrifice one commodity to obtain an additional unit of another commodity while maintaining the same level of satisfaction। देखो, आप अपने पास जितना सेक्रीफाइस करना चाहते हो और उसके बदले कितना लेने चाहते हो, उस रेट को बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्या कहता है? हमारा वह दर है जिस पर उपभोक्ता समान संतुष्टि बनाए रखते हुए एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु का जो त्याग करने के लिए तैयार होता है, उसी को बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एमआरएस का फॉर्मूला होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर वाई में रखना है आपको सेक्रीफाइस, जितना तुमने सेक्रीफाइस किया, और एक्स में रखना है गेन, जितना तुमने गेन किया। जितना आप कमाओगे, जितना एक्स्ट्रा गेन आएगा, उसको आपको रखना है नीचे और रखना है ऊपर। जैसे कि एग्जाम्पल रखते हैं 1 2 3 4 10 5 4 1। अब यहाँ से तुमको इसको पुट करना है, तो MRS कितना आएगा, MRS कितना आएगा? तो MRS निकालने के लिए कितने का, आपका पहला तो छोड़ देते हैं, दूसरा कितने का गेन हो रहा है, 1 का। सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, 5 का। MRS कितना आ जाएगा, 5। फिर कितने का गेन हो रहा है, 1 का। सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, 1 का, तो कितना आ जाएगा, 1। इस तरीके से MRS निकालना है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो रेट जिस पर मैं अपने कॉमोडिटी को देकर दूसरा कॉमोडिटी लेने के लिए रेडी होऊंगा। ऐसे कंडीशन में डेल वाई का मतलब होता है जितना तुम क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो 1 यूनिट के पीछे, और उसको कमाने कितना उसके पीछे गेन कर रहे हो। ठीक है, आओ अब आगे पढ़ते हैं बजट सेट के बारे में क्या लिखा हो। बजट सेट देखिए, budget set is the set of all possible combination of the two goods that a consumer can purchase with a given income at the given price। आपके पास इनकम होना चाहिए, आपके पास प्राइस होना चाहिए। जब हम घर बैठे बैठे अपना बजट बनाते हैं किसी गुड्स का, कि मार्केट में जाऊंगा मैं कपड़े खरीदूंगा, तो आपको कपड़े का प्राइस पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए आपका इनकम कितना है। अगर ये दोनों पता होगा तो तुम कॉम्बिनेशन बना लोगे, बजट बना लोगे। अगर आपको बजट बनाना है तो बजट बनाने के लिए आपको मार्केट में जो सामान खरीदने जा रहे हो उसका प्राइस पता होना चाहिए, प्लस आपको अपना इनकम पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीजों से आपका बजट बन जाएगा। तो बजट सेट दो वस्तुओं के उन सभी संभावित संयोजनों का समूह है जिन्हें उपभोक्ता अपने निश्चित आय के अनुसार
खरीद सकता है। जैसे आपको पता है कि मार्केट में इतना-इतना रेट है, मेरे पास इतना ही पैसा है, ये और ये भी खरीद सकता हूँ, नहीं ये और ये खरीद सकता हूँ, सर ये वाला कॉम्बिनेशन भी कर सकता हूँ, तो आपको जितने पॉसिबल हो सकता है वो सारा का सारा खरीद लेते हैं। कई बार कैसा होता है कि मैं 2 जीन्स खरीदूँगा, 1 शर्ट खरीदूँगा, कई लोग बोलते हैं नहीं 1 जीन्स लूँ, 4 टी-शर्ट लूँगा, कई लोग बोलते हैं कि 2 जीन्स लूँगा और 2 टी-शर्ट लूँगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है, तो वो कॉम्बिनेशन वो बजट ना बना पाओगे जब तुमको अपना इनकम पता होगा और अपना प्राइस पता होगा, तो वो बजट सेट बन जाता है। और बजट सेट को ही जब तुम लाइन में कर्व में खींच लोगे तो बन जाएगा बजट लाइन। बजट लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट एग्जॉस्ट द कंज्यूमर एंटायर द इनकम। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता अपनी आय को क्या करता है, खर्च करता है। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये देखो एक नंबर निकाल के रखता हूं मैं, तो मेरे पास एक नंबर है गुड्स गुड्स 1 का, जिसमें 0, 10, 20, 30। सेम ऐसी एक और गुड्स है, गुड्स 2, यूनिट 2, इसमें रख लेते हैं 60, 40 एंड 20 एंड 0। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन आपको समझना है, कहाँ तक राइटिंग हो रहा है, यस यहाँ तक राइटिंग हो रहा है। अब आपको कॉम्बिनेशन देखना और इसी कॉम्बिनेशन को कर बनाना है। कैसे सर? अगर मैं यूनिट 1 0 खरीदता हूँ तो यूनिट 2 में कितना खरीद पाऊंगा? 60 खरीद पाऊंगा। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, एक्चुअल में इसके पीछे रुपीस होता है और इनकम होता है, वो सारा चीज दिया रहता है। अगर मैं आपको पूरा डिटेल दे दूं तो गुड वन जो है ना, गुड वन है वो 2 रुपए का है, और गुड जो वस्तु 2 है वो 1 रुपए का है, और आपके पास इनकम है 60 रुपीज। अब आप ही लोग बताना, 60 रुपए का इनकम है आपके पास। ओके भैया, गुड वन नहीं खरीदूंगा, गुड वन नहीं खरीद, 2 रुपए वाला नहीं खरीदूंगा, तो 60 रुपए का इनकम है, 1 रुपए का एक है, तो गुड वन कितना खरीद लूंगा? पूरा का पूरा 60 खरीद लूंगा। ठीक है। अब अगर मैं गुड वन को 10 खरीद लिया, गुड वन को 10 खरीद लिया था, 2 रुपए का एक था, 2 रुपए का एक था, 10 10 रुपए खर्चा हो गया, 10 यूनिट खरीद लिया तुमने, तो कितना रुपए खर्चा हो गया तुम्हारा? 20 रुपए खर्चा हो गया। 10 यूनिट खरीद लिया तो 20 रुपए खर्चा हो गया, तो बचा 60 में से 20 चलेगा तो बचा कितना? 40। तो देखो यहाँ 40 ही खरीदेगा। वही समझा रहा था, बट मैं उतना नहीं बताना चाह रहा था, वो टाइम टेकिंग हो जाता है, बट थोड़ा सा समझा दो तो मैं। एक और खरीदा मैं 20, गुड यूनिट 2, यूनिट 1 जो है वो 20 यूनिट खरीदा, 2 रुपए का एक है, तो 40 रुपए निकल गया, तो 60 में से 40 निकल गया तो कितना बचा? 20। तो 1 रुपए का कितना सामान आएगा? 20 ही सामान आएगा। और अगर पूरा का पूरा 30 सामान ये खरीद लेता हूं मैं, तो 60 रुपए खत्म हो गया तो 0 आएगा। तो यही वो नंबर है। इसी नंबर को जब हम ग्राफ में बनाएंगे, इसी नंबर को जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? बजट लाइन बन जाएगा। यहाँ पर 60 रख लेते हैं, यहाँ 40, यहाँ 20, यहाँ पर 10, और ये 0 रखते हैं, या 10, 20, 30, 10, 20, 30, एक नंबर आगे पीछे होगा चलेगा। जब ये 0 था तो ये कितना था? 60 था। उसके बाद जब गुड वन या यूनिट 1 जब 10 था तो ये कितना था तुम्हारा? 40 था। फिर ये 20 था तो ये भी 20 था, तो ये 30 था तो ये 0 था। तो ये जो आपका बन गया इसको बोलेंगे बजट लाइन। तो बजट लाइन, आप जितने भी आप बजट लाइन बनाने के लिए आपको प्राइस पता होना चाहिए, आपको इनकम पता होना चाहिए, कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा है, उसमें दूसरा सामान कितना आ जाएगा, उस तरीके से तुमको बना लेना चाहिए। ये बजट लाइन बन गया। क्या बजट लाइन के बाहर अगर कोई ऑप्शन होगा तो मैं खरीद सकता हूँ? बोलो, अगर बजट लाइन के बाहर अगर कोई सामान है, यहाँ पर कोई सामान है, तो मैं इसको खरीद सकता हूँ? नहीं सर। क्या बजट लाइन के ऊपर अगर कोई सामान आ रहा है तो मैं खरीद सकता हूँ? यस सर। क्या बजट लाइन के अंदर कुछ सामान आ रहा है तो मैं उसको खरीद सकता हूँ? यस सर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं जो बजट लाइन के बाहर चल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जिसको आप संभावित नहीं खरीद सकते। और अंदर आगा तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जिसको मैं संभावित खरीद सकता हूँ, इसको अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये बजट लाइन बस इसी का काम इतना ही होता है कि कौन सा अनअटेनेबल है, कौन सा अटेनेबल है। तो आपको ये पता करना है कि इनकम, आपको पता करना उसका प्राइस, जो बजट के नंबर्स होंगे उसके हिसाब से टेबल बना लूंगा तो ये बन जाता है बजट सेट, और उसको जब ग्राफ में दिखा दूंगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? बजट का कर्व। आओ कुछ छोटे-छोटे एमसीक्यूज हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असम्पशन ऑफ द आईसी इन डिफरेंस कर्व एनालाइज के लिए कौन सी आपको निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वक्र का मान्यता है? ठीक है, आईसी कर्व के लिए क्या मान्यता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की एक दिशा पसंद। डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कार्डिनल नंबर, ऑल ऑफ दिस। देखो, जब भी तुम्हारे को आएगा इनडिफरेंस कर्व एनालाइज, इनडिफरेंस कर्व एनालाइज आएगा तो उसमें लगाना है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की पसंद क्या होता है?
मैं आपको याद करूं, अभी मैं बता रहा था आपको कि एप्पल है और ऑरेंज है, दोनों में सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता था, तो इसलिए आप सभी जगह पर क्या थे, सभी जगह पर क्या थे, तटस्थ थे, इनडिफरेंस थे। कौन सा कॉम्बिनेशन तुमको पसंद है? एक एप्पल, कहाँ गया वो टॉपिक, दिखाता हूं मैं तुमको, एक से वाला। तो बताओ, ये जो कॉम्बिनेशन एप्पल और ऑरेंज का बनाए थे, सभी में सेम मिल रहा था, सभी में सेम मिल रहा था, तो तुम कौन सा कॉम्बिनेशन पिक करोगे? सर क्या बात करते हो, सब में सेम मिलता है तो हाँ कुछ तो पिक करोगे। तो इसमें से अगर मैं बोलूंगा कि एप्पल 1 12 ये, एप्पल 2 8 ऑरेंज, एप्पल 3 5 ये, और एप्पल 4 3 ये, आपको क्या कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है? कोई एक तो लेना है। तब तुम क्या करोगे, तुम अपने पसंद का उठाओगे, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, कि भैया मुझे ना ऑरेंज ठीक नहीं लगता, उसको छीलना पड़ेगा, उसके अंदर सीड्स होंगे, फिर उसके बाद वो बहुत ज्यादा खट्टा होता है, तो मेरे को ये नहीं चाहिए, तो मेरे को ये नहीं चाहिए, मतलब ये कॉम्बिनेशन उठा लूंगा। तो जब आप इंडिफरेंस करो में हो, तो आपको क्या देखना है, उसके बारे में टॉपिक चल रहा है। तो इंडिफरेंस में ज्यादातर मोनोटोनिक प्रेफरेंस को आंसर में रखा गया है, तो आपको मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस को ही देना है आंसर। कहाँ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन, अजम्पशन कौन सा पिक करूंगा, तो मोनोटोनिक को लेंगे, याद रखना, उपभोक्ता की एक दिशा पसंद को बोला जाता है। नेक्स्ट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स इंडिफरेंस सेट इज कॉल्ड। उपभोक्ता के उदासीनता समुच्चय का इंडिफरेंस सेट का चित्र को क्या कहते हैं? इंडिफरेंस। इंडिफरेंस के सेट को इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। उपभोक्ता इंडिफरेंस के सेट को, उपभोक्ता की उदासीनता को, इंडिफरेंस सेट को इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। ये क्या क्वेश्चन हुआ? आगे, गिव द मनी, income and price, the line which show at the all different combination of the two goods that a consumer can buy by spending all his income, called निश्चित आय एवं मूल्य पर दो वस्तुओं का उन सभी संयोजन को दर्शाने वाली रेखा। मुझे तो पूरा नहीं, पढ़ना ही नहीं था, मुझे तो दिख गया था उसका इनकम, उसका प्राइस, तो जो बनेगा बजट लाइन बनेगा, वो जो बनेगा वो क्या बनेगा, बजट लाइन बनेगा। इनकम होना चाहिए और प्राइस होना चाहिए और दो गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। बजट लाइन इंडिकेट क्या करता है? बजट लाइन दिखाता है प्राइस रेशियो, मूल्य का अनुपात दिखाता है, कि भैया अगर ये वाला 1 रुपए वाला गुड्स है और ये 2 रुपए वाला गुड्स है, तो इसको मैं अगर 40 खरीद लेता हूँ तो मेरे पास, सॉरी, इसको मैं अगर 20 खरीद लेता हूँ तो मेरा 40 रुपए खर्चा हो गया, तो यहाँ पर कितना रुपए बचा, 20 रुपए बचा, यहाँ 40 खर्चा हो गया, तो इनका प्राइस रेशियो दिखाता है। ठीक है, आगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसे दर्शाता है? स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, इसके बाद स्लोप ऑफ द बजट लाइन, बजट लाइन नहीं था, स्लोप ऑफ द इनकम लाइन, ये हो नहीं सकता, अब ये है स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, पीपीसी तो है ही नहीं। स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र की ढाल को दिखाता है कौन? एमआरएस, एमआरएस के हिसाब से ही आपका धीरे धीरे एमआरएस रेट क्या होता जाता है, कम होते जाता है, एमआरएस रेट कम होते जाता है, तो इंडिफरेंस कर्व को शो करता है वो। आगे, give the fact that MRS between goods X and Y is diminishing. IC is बोलता है कि अगर आपका MRS X और Y का मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर कम हो रहा होगा, तो IC कर्व क्या होगा? IC कर्व क्या होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। IC कर्व वैसे भी आपको पूरा पढ़ना ही नहीं था। IC कर्व कैसा होता है? IC कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ही होता है, उत्तली होता है। अगर ये वाला हिस्सा भी नहीं समझ में आता तो भी IC कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। indifference curve is related to, indifference curve is related to, उदासीनता वक्र किससे संबंधित है? कंज्यूमर्स इनकम, प्राइस ऑफ गुड्स एंड एक्स एंड वाई, टोटल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स एक्स एंड वाई, चॉइस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। अब ये क्वेश्चन का आंसर चेक करना हमको, कंज्यूमर्स इनकम तो नहीं हो सकता, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड प्राइस इंडिफरेंस कर्व रिलेटेड टू एक्स एंड वाई, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द गुड्स एक्स एंड वाई, चॉइस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। मुझे तो ये लग रहा है, चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है सर, यहाँ पर चॉइस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, इंडिफरेंस करो में कंज्यूमर का चॉइस एंड प्रेफरेंस आता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का नाम जो बताया था वहीं से निकल कर आता है ये। ठीक है, उपभोक्ता की पसंद। अकॉर्डिंग टू द आईसी एनालाइज, अ कंज्यूमर अटेंड द इक्विलिब्रियम व्हेन, आईसी विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त होता है? सर इसको अच्छे से देख लो, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। कब वो इक्विलिब्रियम में होता है? तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है सर, इक्विलिब्रियम का मतलब ही तो ये होता है इक्वल, संतुलन जो होता है, संतुष्टि का जो पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है इक्वल। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू
पी एक्स प्राइस एक्स और प्राई वाई। आपको इतना डिटेल नहीं समझ में आएगा, आप चुपचाप इक्विलिब्रियम में इक्वल का साइन वाला पकड़ के रख लेना। हर जगह पर इक्विलिब्रियम खुद इक्वल का साइन ही दिखाना चाहता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, मैं हाँ और रखा हुआ है। इन एन इनडिफरेंस मैप हायर आईसी इंडिकेट, हायर आईसी इंडिकेट उदासीनता मानचित्र में उच्चतर आईसी कर्व, हायर आईसी कर्व इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ज्यादा आईसी कर्व ऊपर जाएगा उतना सेटिस्फेक्शन हाई होगा। इन विच एनालिसिस कैन यूटिलिटी बी मेजर इन डेफिनेशन नंबर, डेफिनेट नंबर सच एस 1 2 3 4। किस विश्लेषण के उपयोग से 1 2 3 4 आदि में संख्याओं को गिना जाता है? तो कार्डिनल नंबर, कार्डिनल का मतलब होता है 1 2 3 4। जब नंबर्स में उपयोगिता को गिनोगे तो उसको कार्डिनल बोला जाता है। और ऑर्डिनल में क्या बोला जाता है? ऑर्डिनल में यूनिट्स, लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन, लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन रखना। यूनिट्स नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसमें ज्यादातर रैंक को दिखाया जाता है, तो वो लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन आएगा। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटीज कॉल्ड, वांट, तुम्हारी वांट को सेटिस्फाई करने वाले पावर को क्या बोला जाता है? यूटिलिटी। किसी वस्तु की इच्छा संतुष्टि करने की शक्ति को, ठीक है, यूटिलिटी उपयोगिता, कि भैया जो मुझे कंजम्पशन करने के बाद मिलेगा उसको यूटिलिटी बोलेंगे। या ये वाला क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल निकालने के लिए, मार्जिनल निकालने के लिए टोटल यूनिट को माइनस करना पड़ता है। जैसे ये देखो 10 और 12, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगा? 2। कैसे किए? ये इसका वो यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है, तो टोटल यूटिलिटी 1 और टोटल यूटिलिटी को माइनस करना पड़ेगा, n और n माइनस 1। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 2 तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस 1, तो n और n माइनस 1, जो फॉर्मूला में भी n और n माइनस 1 दिखेगा, n और n माइनस 1, ये तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला बनेगा। ध्यान देना, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी n, अगर 5वां यूनिट है तो चौथा वाले से माइनस होगा, 10वां यूनिट है तो 9वां वाले से माइनस होगा। ठीक है, आगे। When only one unit of the commodity is consumed, सिर्फ एक ही यूनिट कंज्यूम करोगे तो जितना मेरा टोटल होगा उतना मेरा मार्जिनल होगा। एक ही यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, एक वस्तु को उपभोग करूंगा तो अगला कुछ है नहीं, वही मेरा टीयू है, वही मेरा एमयू है। When marginal utility is negative, टोटल यूटिलिटी क्या होगा? अभी बताया था रिलेशन बिटवीन, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारा नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी गिर रहा होगा, डिमिनिशिंग। याद करो रिलेशन बिटवीन, अभी बताया था मैं कि भैया वो मैक्सिमम जब रहेगा तब ये जीरो रहेगा, जब वो गिर रहा रहेगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। आगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर जब किसी वस्तु का अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाएगा तो सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे गिरने लगेगी। यही तो लॉ बताता है। बिगन इंक्रीजिंग नहीं भैया, कांस्टेंट नहीं, बिगन टू डिक्रीज, घटने लगता है, इसी को तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग बोलते हैं ना। सीमांत उपयोगिता ह्रास, ह्रास, डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब गिरना होता है, डिक्रीज होता है। आगे, when total utility is maximum, when total utility is maximum, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? देख लेना भैया इसका क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं इसका नंबर डाल देता हूँ, मान लो ये 20वां नंबर है, तो इसका आंसर बताएंगे। अगर टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? ठीक है, आंसर जरूर बताए कमेंट सेक्शन में। when TU is increasing at a diminishing rate, TU जब टोटल यूनिट घटती दर पर बढ़ रहा है, जब TU बढ़ रहा है लेकिन स्लो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? वो गिरेगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, आगे। हाँ, व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ द कंजम्पशन बाय 1 यूनिट ऑफ द कमोडिटी TU इंक्रीज फ्रॉम 150 से 180 हो गया, देन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? बताओ भैया। TU पहले 150 था, अब 180 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 30। आगे, डन सर। तो मैंने कुछ बेसिक ही एमसीक्यू रखा था, एमसीक्यू बहुत सारे हो जाते हैं तो एक्सप्लेन करना बहुत संभव नहीं हो पाता। आप जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज परचेज किया है उनको एक दूसरे स्टेट का, मेरे पास सब ऑडिटर का पेपर एक मिला है मुझे गूगल सर्च करने से, तो वो मैं आप लोगों को
भेज दूंगा, उसमें अपना आईडी पासवर्ड डालकर आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि इकोनॉमिक्स का ये सेशन भी तुम्हारे लिए यूजफुल रहेगा, और पिछला जो टॉपिक है तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी यूजफुल रहना चाहिए आपके लिए। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लोगे तो एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है। अब ये समय आ गया है कि तुमको खूब सारे एमसीक्यूज बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जहां से जितना क्वेश्चन होता है तो उतना प्रैक्टिस करो। चलो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।